मित्रों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मित्रों, 2 दिन आप लोगों को हमारी कक्षाएं नहीं मिल सकी। इसका कारण ये रहा है कि हमारी विद्युत व्यवस्था थोड़ा डिस्टर्ब थी, इसलिए आप लोगों को ये वीडियो मिल नहीं सकी। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आने वाले दिनों में हम आपको पर डे कम से कम एक वीडियो अवश्य उपलब्ध कराते रहे, ताकि आपकी पढ़ाई जो है, आपका अध्ययन जो है, वो किसी तरीके से बाधित ना हो। इसके लिए हम सतत और निरंतर प्रयास करते हैं। तो आइए हम लोग अपने इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और हम लोगों ने अपना क्लास जो है, अब तक हमने 2 अध्याय को पूरा कर लिया है। आज हमारा तीसरा अध्याय होगा। हमारा तीसरा अध्याय को क्या होगा? भारत का भौतिक स्वरूप। हमारा अध्याय होगा भारत का स्वरूप। ये हमारा अध्याय होगा भारत का भौतिक स्वरूप। ये हमारा जो है नौवा 8वां जो है ये टॉपिक रहेगा। अब इसके बाद जो है हम लोग इसके अंतर्गत देखते हैं। तो भारत का भौतिक स्वरूप मतलब भारत के जो स्थलीय भाग है, वो वहाँ पे किस प्रकार के उच्चावच पाए जाते हैं, यहाँ पर हम इसका अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि भारत में विभिन्न प्रकार के स्थलीय परिदृश्य वाले जो है वो क्षेत्र या भाग मौजूद होते हैं। ठीक है। यहाँ पर हर प्रकार के उच्चावच देखने को मिलते हैं। तो इन सब बातों को हम नोट डाउन करते चलेंगे और देखते चलेंगे, और हम आप लोग को लिखाते चलेंगे। आप लोग उसको जो है अपने नोटबुक में लिखते चलिएगा और समझाते चलेंगे, ताकि बात आप लोग समझते रहिएगा। हम बहुत धीरे धीरे पढ़ाते हैं, ताकि हम जानते हैं कि हम लोग जो है गाँव देहात के बच्चे होते हैं, परिश्रमी होते हैं, मेहनती होते हैं। हम लोग जो है जो बातें धीरे धीरे या आसान लैंग्वेज में समझाई जाती हैं, वो बातें हमारे मानस पटल पर, हमारे दिलो दिमाग में आराम से वो प्रवेश करती हैं और अपना स्थान बनाती हैं। यहाँ पर हम बहुत तेज आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास नहीं करेंगे। बहुत धीरे धीरे आराम से पढ़िए, ताकि आप लोगों को ये बातें समझ में आती रहें। यही हमारा प्रयास होगा कि हमारी बातें आप तक पहुँचे और आपको बात समझ में आए। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे भारत का भौतिक स्वरूप है। आइए इसके बारे में एक एक लाइन, एक एक पॉइंट वाइज देखते चलते हैं, फिर इसके बाद हम उसकी व्याख्या करते रहेंगे। तो यहाँ पर जो है भारत का भौतिक स्वरूप में, भारत जो है विभिन्न प्रकार के स्थलीय स्वरूपों वाला एक देश है। भारत विभिन्न स्थलीय स्वरूप वाला देश। भारत विभिन्न स्थलीय स्वरूप वाला एक देश है। यहाँ हर प्रकार की स्थलाकृतियां या भू आकृतियां पाई जाती हैं। पॉइंट और नोट कर लीजिए। यहाँ हर प्रकार की भू आकृतियां भू आकृतियां पाई जाती है। यहाँ पर हर प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती है। तो भू आकृतियां हर प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती हैं। तो किस किस प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती हैं? जैसे आप यहाँ नोट कर सकते हैं, जैसे मैदान, प्रायद्वीप, प्रायद्वीपीय पठार कह सकते हैं, या पठार, प्रायद्वीपीय पठार,
पहाड़ियाँ, पहाड़ियाँ और पर्वत, पर्वत आदि, पर्वत आदि। तो मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार पठार में दिखा सकते हैं, पहाड़ियाँ, पर्वत, तटीय, मरुस्थलीय आदि प्रकार के जो है यहाँ पर जो है भू आकृतियां हम लोगों को देखने को मिलती है। तो अब इन भू आकृतियों के ऐसे होने के क्या कारण है, इन बातों पर हम लोग एक लाइन में विचार करेंगे। तो कुछ तो पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां हैं और कुछ बाह्य शक्तियां हैं जिनकी वजह से जो है इस प्रकार के उच्चावचों का निर्माण हो। उच्चावच शब्द मैं बोल रहा हूँ तो उच्चावच का मतलब यह है कि पृथ्वी पर जो कुछ पर्वत, पहाड़, मैदान, नदियां ये सब पाई जाती हैं, जो पाई जाती हैं, इनको हम सब उच्चावच के भाग के रूप में जानेंगे, उच्चावच की तरह समझेंगे। तो इन सबका जो होता है कारण क्या है, कारण इनका यही है कि पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां और बाह्य शक्तियां इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार होती हैं। तो यहाँ हम लोग इस बात को नोट करेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां, आंतरिक शक्तियां एवं बाह्य शक्तियां, बाह्य शक्तियां जैसे जैसे अपक्षय, अपक्षय, अपर्दन, पर्दन व निक्षेपण, निक्षेपण, निक्षेपण इन भू आकृतियों, आकृतियों के बनने के लिए सरदारी, सरदारी इस बात को आप लोग समझ लीजिए कि जो भी इस पे आकृतियां पाई जाती हैं, जैसे जो भी भू आकृतियां हैं, ये जो है अक्षय, अपर्दन, तो ये हमारी जो है बाह्य शक्तियां हैं, पृथ्वी के बाहर की शक्तियां हैं, पृथ्वी के बाहर धरातल पर लगने वाली शक्तियां हैं, तो वो अक्षय, अपर्दन, वो निक्षेपण है। हालांकि हमने यहाँ पे आंतरिक शक्तियां भी लिखाया है, तो आंतरिक शक्तियां जैसे भूकंप हो सकता है, ज्वालामुखी हो सकता है, ठीक है। तो प्राय यहाँ पर ज्वालामुखी को उपयोग करेंगे, जो हमारा एक चैप्टर होगा हम उसको जो है किसी क्लास में जो है भूकंप ज्वालामुखी वाले क्लास में हम लोग इसको देख लेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे हम इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। हालांकि आंतरिक शक्तियों के अंतर्गत हम यह ज्वालामुखी को भी रखेंगे, ठीक है। भूकंप को भी रखा जा सकता है क्योंकि भूकंप से भी हमारे भूपटल पर जो है वो परिवर्तन आते रहते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि ये सब भारत के भौतिक स्वरूप के लिए जिम्मेदार होती है। तो अब हम देखते हैं कि क्या कितनी कितनी जो है ये भू आकृतियां हैं जो मौजूद वर्तमान में मौजूद है, वो किस मतलब कितने कितने भाग में या कितनी उनकी परसेंटेज में है, कितने प्रतिशत में पाई जाती हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग ध्यान दीजिए थोड़ा सा। तो वर्तमान में जो है कितने प्रतिशत के हैं, वर्तमान में, वर्तमान में भारत में, भारत में मैदान, मैदानी, मैदान कितना है, मैदान, तो मैदान जो है 43.2% है, मैदान हो गया है। इसके बाद जो है पठार है, पठार कितना है, पठार आप देखेंगे 27.7% क्षेत्र है। इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे पहाड़ियां हैं, तो पहाड़ियां कितना दिया, पहाड़ियां जो है वो 18.5% है। और इसके बाद
और पर्वत जो है, पर्वत वाला अंश जो है 10.6% भाग पर पर्वत मौजूद है। तो इस बात को आप लोग जो है विधिवत समझ लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है या ऑर्डर क्रम में कि इसका कितना क्षेत्र है। अगर हम क्षेत्र फल की दृष्टि से देखें तो भारत में सबसे ज्यादा मैदान है, मैदान के बाद जो है पठारी क्षेत्र है, और पठारी क्षेत्र के बाद पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी के बाद जो है पर्वत सिटी है। इसको क्या है? यहाँ पर पर्वत है, क्या है? तो इसका परसेंटेज थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद जो है अब हम लोग देखेंगे कि हम इस भारत के भौतिक स्वरूप को कुछ भागों में डिवाइड कर लेते हैं। कितने भागों में बांट के हम इसको भागों में बांट के अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर जो है हम इसको भागों में बांटते हैं, फिर एक एक करके अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसलिए साथ यहाँ पर भारत के भू आकृतिक भू आकृतिक भू आकृतिक प्रदेश, तो इसको डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ इस तरीके से बना लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखते हैं उत्तर पर्वतीय श्रृंखला। इसके बाद दूसरे नंबर पे प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय पठार, विशाल मैदान। यहाँ भारतीय मरुस्थल, समुद्र तटीय क्षेत्र। इसके बाद द्वीप समूह। इस तरीके से हम लोग जो है भारत के भू आकृतिक प्रदेशों को बांट लेंगे और फिर जो है हम एक एक का अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा जो चैप्टर होगा उत्तरी पर्वतीय श्रृंखला। आज हम विधिवत जो है उत्तरी पर्वतीय श्रृंखला के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। उत्तरी पर्वतीय श्रृंखला से क्या आशय है? उत्तरी पर्वतीय श्रृंखला का मतलब है कि हमारे भारत के उत्तर में स्थित जो हिमालयी क्षेत्र है उस हिमालयी क्षेत्र से संबंधित होगा। तो इस हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है इसके बारे में हम लोग इस पार्ट में तहत समझने का प्रयास करेंगे। ये हमारा जो है अभी हेडिंग यहाँ हम लोग डाल देंगे, हमारी हेडिंग हो जाएगी पहला वाला। इसको हम क्रम वाइज पढ़ेंगे, पहले इसको पढ़ेंगे, फिर इसके बाद उससे मैदान, फिर मरुस्थल, फिर तटीय क्षेत्र, इसके बाद जो है द्वीपीय समूह के बारे में समझेंगे। तो आज हम सबसे पहले जो है यहाँ पर हमारी पहली हेडिंग हो जाएगी उत्तरी पर्वतीय श्रृंखला। उत्तरी पर्वतीय श्रृंखला, ये हमारी हेडिंग बनेगी और फिर हम इस हेडिंग के अंतर्गत जो है एक एक बात को समझने का प्रयास करते हैं, समझेंगे कि किस तरीके से उत्तर पर्वतीय श्रृंखला है। ठीक है, तो आइए इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। यह भारत की उत्तरी सीमा में पर्वतों का विशाल भाग है। तो इस पॉइंट को नोट कर लेंगे, यह भारत के उत्तरी
सीमा पर स्थित पर्वतों का क्षेत्र क्षेत्र ये जो है भारत के उत्तर में स्थित, ये भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वतों का एक क्षेत्र है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान करेंगे। अभी हम इसको मैप के माध्यम से आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। तो अभी जो है आप लोग इस बात को नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम मैप में इसे बताने का प्रयास करते हैं। यह जो है विश्व का नवीनतम मोड़दार पर्वत है। इस पॉइंट को भी देखेंगे। यह है विश्व का सबसे बड़ा नवीनतम मोड़दार पर्वत है। ये विश्व का सबसे बड़ा नवीनतम मोड़दार पर्वत का उदाहरण। इस बात को समझते रहेंगे। यह एक बलित पर्वत का उदाहरण है। यह एक वलित पर्वत का उदाहरण, वलित पर्वत का उदाहरण। उदाहरण का मतलब वलित पर्वत, उदाहरण का मतलब ये है कि यह एक वलित पर्वत। अब बात आती है कि ये सब जो पर्वत है इसका निर्माण कैसे हुआ। इसका निर्माण जो उत्तर में विशाल पर्वत आप लोग देख रहे हैं, हिमालय पर्वत, इसका निर्माण कैसे हुआ है ये बात हमें यहाँ समझनी। तो इसके लिए हम लोग जो है दो वैज्ञानिक हैं उनको यहाँ पर जो है शामिल करेंगे। इनका बहुत महत्व या इनके जो सिद्धांत हैं वो सर्वाधिक सर्वमान्य है, तो इनको हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। तो हिमालय की उत्पत्ति में कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत एवं हैरी हैंस का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है। तो अगर हमें जो है हिमालय की उत्पत्ति के बारे में समझना है तो हमें कुल मिलाकर के कोबर महोदय के भूसन्नति सिद्धांत को समझना होगा, और फिर उसके बाद जो है हैरी हैंस के जो एक अमेरिकी भूगोलवेत्ता है, भूगोल शास्त्री है, उनके जो है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कुल व्याख्या को भी समझना पड़ेगा। तो हम लोग इतना आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग जो है कोबर के भूसन्नति सिद्धांत पर जो है एक विस्तृत चर्चा करते हैं, और उसको आप लोग नोट करिए। इसी क्रम में आप लोग नोट करते रहिए, क्योंकि हमारा व्हाइट बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, तो इसीलिए हमें बार बार जो इसे मिटाना पड़ता है। तो आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए, या हम धीरे धीरे पढ़ाते हैं कि आप लोग जो है अपनी कॉपी पर इसको पेन डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसे मिटाएंगे, फिर इसके बाद कोबर की भूसन्नति सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। तो नोट कर लीजिए। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत।
कोबर का भूसल्फी सिद्धांत। कोबर का भूसल्फी सिद्धांत। तो कोबर महोदय ने बताया है कि पृथ्वी जो हमारा हिमालय है, हिमालय की उत्पत्ति किस तरीके से हुई है। तो आइए हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रफली आप लोगों को बता देते हैं, थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं, इसके बाद आप लोग लिखेंगे। तो जैसे आपने देखा होगा कि ये जो है ऊपर वाली, इसको हम जो है यूरेशियन प्लेट मानते हैं, यूरेशियन प्लेट। हालांकि इसे नोट नहीं करना है, केवल आप लोग समझ लीजिए। यूरेशियन प्लेट किसका पार्ट था? तो यूरेशियन प्लेट अंगारा लैंड का पार्ट, अंगारा, ठीक है, ये अंगारा लैंड का पार्ट है। फिर इसके बाद जो है यहाँ पर जो है एक प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीपीय भारत जो है इसको हम प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत किसका खंड है? तो प्रायद्वीपीय भारत जो है ये गोंडवाना का भाग है, गोंडवाना, ठीक है, ये गोंडवाना लैंड का भाग है। अब यहाँ पर जो है गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को जल्दी से बता देते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए कि हमारी पृथ्वी की और इसके किनारे किनारे जो है ये महासागर या सागर, जल की राशियां थी। तो जल की राशियां थी, इसको हम जल राशि को पैंथालासा कहा, पैंथालासा, इसको पैंथालासा नाम दिया गया। जो पृथ्वी थी इसे पैंथिया नाम दिया गया था। ये सब याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, इनको हमने पैंथिया नाम दिया था। पैंथिया जब नाम दिया था, पैंथिया है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, पैंथिया है, जा है, तो पैंथिया है, तो इसको जो है समय व्यतीत होने के बाद इसके किनारे किनारे क्या बताया जाता है कि पृथ्वी जो है एक आग की गोले के समान थी। धीरे धीरे जैसे समय व्यतीत हुआ, काफी समय, करोड़ों अरबों वर्ष बीत गए, पृथ्वी ठंडा हुई, ठंडा होने के बाद उसके किनारे किनारे जल राशियां उत्पन्न हुई या जल राशियां आई। तो इन जल राशियों को हमने पैंथालासा नाम दिया था और पूरी पृथ्वी को हमने पैंथिया दिया। समय व्यतीत हुआ तो ये पृथ्वी जो है टुकड़ों में विभाजित हो गई। तो सबसे पहले इसके दो टुकड़े बने थे। ऊपर वाले को हमने अंगारा लैंड कहा था, क्या कहा था? अंगारा लैंड कहा था। बीच में थोड़ा सा स्पेस हुआ था, जगह हुई थी, और इस नीचे वाले को हमने गोंडवाना लैंड नाम दिया था, गोंडवाना लैंड, ठीक है, इसे हमने गोंडवाना लैंड नाम दिया था। और बीच में जो थोड़ा स्पेस बचा, यहाँ पे समझ लीजिएगा कि जो बीच में स्पेस था इसको हमने टेथिस सागर नाम दिया था। क्या नाम दिया था? टेथिस सागर, टेथिस सागर, ठीक है। तो टेथिस सागर, हमें यहाँ बताने का इतना ही उद्देश्य था कि हम टेथिस सागर तक आ जाए। टेथिस सागर तक क्या था? तो टेथिस सागर जो था वो एक सकरा, छिछला और लंबा जलीय भाग था। ध्यान दीजिएगा, क्या था? छिछला, लंबा और सकरा जलीय भाग था, ठीक है। तो यही टेथिस सागर था। टेथिस सागर बीच में आया। जहां टेथिस सागर वर्तमान, जहां आज हिमालय है, इस बात को समझ लीजिए कि वर्तमान में जहां पे आज हिमालय देखिए है, कभी न कभी वहां टेथिस सागर था। और उसी टेथिस सागर में इन दोनों खंडों के, चाहे अंगारा लैंड हो या गोंडवाना लैंड, दोनों खंडों नदियों के द्वारा और भी नाभियों, नालों या किसी भी तरीके से यहाँ के मलबे, दोनों के मलबे, दोनों के अवसाद कट छट करके अक्षय अपरदित होकर के इस टेथिस सागर में जा मिले थे, जा गिरे थे। तो जिससे धीरे धीरे क्या हुआ था? टेथिस सागर पटने लगा था, मतलब उसमें अवसाद बढ़ने लगा था। तो अवसाद बढ़ने की वजह से, अवसादों के बढ़ने की वजह से टेथिस सागर में नीचे अवतलन की क्रिया प्रारंभ हुई। अवतलन की प्रक्रिया, जब यहाँ अवतलन का मतलब नीचे वो धंसती गई, जितना धंस सकी उतना धंसती गई, और धीरे धीरे इन प्लेटों का जो है एक दूसरे की तरफ आकर्षण हुआ। जब आकर्षण हुआ तो ये प्लेटें एक दूसरे की तरफ जब गई, जैसे प्लेटें का मतलब है ऊपर तो अंगारा लैंड है
जो अंगारा लैंड किसका भाग है, तो आप कह दीजिएगा यूरेशिया है, वहां पे यूरेशिया वर्तमान में है। और जो यहाँ नीचे गोंडवाना लैंड है, तो गोंडवाना लैंड से ही जो है जो हमारा ये भारतीय प्लेट जो है, भारतीय प्रायद्वीपीय प्लेट अलग हुई थी। तो ये भारतीय प्लेट यहाँ से अलग हुई थी, वो धीरे धीरे उत्तर की दिशा में, हम उत्तर नहीं बल्कि उत्तर पूर्व की दिशा में प्रवाहित हुई, और प्रवाहित होते होते जाके सीधा यहाँ पे यूरेशियन प्लेट से टकराई थी। तो टकराने से पहले वहां पे जो है टेथिस सागर मिला था, अभी हम बताएंगे मैप के हिसाब से। टेथिस सागर मिला, फिर टेथिस सागर के जो मलबे था वो दोनों प्लेटों के बीच में यूरेशियन प्लेट और यहाँ पर भारतीय प्रायद्वीपीय प्लेट जब दबाव पड़ा, तो दबाव की वजह से यहाँ पर विभिन्न प्रकार के अलग अलग समयों में अलग अलग मोड़ पैदा हुए। जैसे पहले आप देखेंगे बृहद हिमालय तैयार हुआ, फिर उसके बाद लघु हिमालय या मध्य हिमालय तैयार होगा, फिर इसके बाद लास्ट में आप लोग शिवालिक देखेंगे, तो शिवालिक हिमालय का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये क्रम रहा है। तो इसको आइए हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। इतना आप समझ गए होंगे, ये बात समझ गए होंगे, इसको हम मिटा देते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, ये मान लेते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत है। अब प्रायद्वीपीय भारत इधर की तरफ जो है देखिए मूव कर रहा है, ठीक है, इधर की तरफ चल रहा है। तो धीरे 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 क्यों चल रहा है, इसकी व्याख्या हम जो है आगे प्लेट टेक्टोनिक में करेंगे, इसके लिए आप घबराइए मत। प्लेट टेक्टोनिक में हमारा व्याख्या होगी कि कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है, रीजन क्या है, कौन से बल लग रहे हैं, उधर हम चर्चा कर लेंगे। वर्तमान में इतना समझिए कि ये उत्तर पूर्व की तरफ जो है ये गतिमान है, गतिशील है, जा रहा है इधर। अब यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि यूरेशियन प्लेट है और बीच में क्या मौजूद है, टेथिस सागर। ठीक है, यहाँ पे टेथिस सागर मौजूद है। क्या है, टेथिस सागर, ये टेथिस सागर। अब टेथिस सागर को समझ लीजिएगा, पतला, सकरा और लंबा जलीय भाग था। ठीक है, तो टेथिस सागर है, ये धीरे धीरे इधर की तरफ मूव किया और जाके जो है यहाँ पे जब गया, तो अब यहाँ से और भी नजदीक पहुंचा। आपको यहाँ पे जो है आप लोग इसको हम दूसरे कलर से बना दे रहे हैं ताकि बात समझो। फिर यहाँ पहुंचा होगा, ठीक है, अब देखिए धीरे धीरे पहुंच रहा है, यहाँ पहुंचा होगा। अब ये वाला भाग जो है इधर पूरा सट गया होगा यहाँ से। यहाँ से इस खंड से कुछ नदियां होंगी, नदियां भी बह रही होंगी क्योंकि इधर की तरफ सागर है। अब अपने ये इधर के जितने भी मलबे हैं वो मलबे इधर ले जाएंगे या इधर गिराए, इधर की नदियां इधर गिरा देंगे, इधर गिरा देंगे, लेकिन कुछ भाग इधर मलबा का चला जाएगा और यहाँ पर इसका मलबा इधर आएगा। तो मलबा का मतलब अवसाद, यहाँ पे अवसाद धीरे धीरे टेथिस सागर में जो है अवसाद जमा हो गया। अवसाद जमा हो गया तो जमाव की वजह से एक बात तो नीचे यहाँ अवतरण हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, अवतरण हुआ। ध्यान दीजिए, ये कोबर का भूसंतति सिद्धांत यही है, अवतरण हुआ। अब अवतरण होने की एक अपनी सीमा है, वो ज्यादा अवतरित तो हो नहीं सकता है, कितना अवतरण उसका होगा उसकी अपनी एक सीमा है। अब यहाँ इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अब इसमें देखना है कि भारी प्लेट कौन सा है, तो भारी प्लेट अपना इंडियन प्लेट बेसाल्टिक चट्टानों से निर्मित है इंडियन प्लेट। फिर यहाँ पर इंडियन प्लेट जो है इस यूरेशियन प्लेट को दबाने लगी। ठीक है, अब दबाने के बीच में जो है दबाव की वजह से यहाँ बीच में अवसाद भी था। तो जब अवसाद था तो जब दबाव में डाल रही थी, अब दबाव कहेंगे तो दबाव तो अचानक पड़ा नहीं, दबाव की प्रक्रिया धीरे धीरे। तो यहाँ एक फोल्ड तैयार होता है, यहाँ पर बीच में सबसे पहले एक फोल्ड तैयार हुआ। तो पहला फोल्ड जो तैयार होता, पहला मोड़ जो बनता है वो बृहद हिमालय वाला होता है, तो उसे हम बृहद हिमालय या महान हिमालय कहते हैं। कायदे से समझिए इस बात को। फिर इसके बाद कुछ समय और व्यतीत हुआ, दूसरा समय व्यतीत होने के बाद हमारा यहाँ पे दूसरी फोल्डिंग तैयार हुई। अब यहाँ पे हम नोट कर देते हैं, आप लोगों को बता देते हैं जानकारी के लिए कि ये हमारा कौन सा हिमालय है, तो इसको कह दीजिएगा बृहद हिमालय है। क्या कौन सा हिमालय है, बृहद या महान हिमालय हम लोग कहेंगे। ठीक है, ये हमारा महान हिमालय है। इसके बाद जो है इसको पेन चेंज कर देते हैं ताकि बात आप लोग समझ जाएगी। ये जो है ये दूसरा वाला जो हमारा है, यहाँ भी एक दूसरा फोल्ड तैयार हुआ, दूसरी मोड़ तैयार हुआ। इस दूसरी मोड़ पे जो है
इसको हमने लघु हिमालय नाम दे दिया। क्या नाम दिया? लघु हिमालय, या इसी को हम जो है मध्य हिमालय भी कह देते हैं। इसको आप मध्य हिमालय कह दीजिए, मध्य हिमालय। ठीक है, अभी मध्य हिमालय हो गया। अब मध्य हिमालय भी तैयार होगा, और समय व्यतीत हुआ, और समय बीतने पर हमारा लास्ट वाला जो आप देखेंगे, लास्ट में जो तैयार होता है वो शिवालिक होता है। ये शिवालिक है। कौन सा है? शिवालिक है। तो इसे शिवालिक कहते हैं या उप हिमालय भी कहते हैं। क्या कहेंगे? उप हिमालय या शिवालिक हिमालय भी कहा जाएगा, शिवालिक। ठीक है, तो शिवालिक हिमालय काफी समय व्यतीत हुआ, इस वजह से इसमें फोल्डिंग आई, इसीलिए कहा जाता है कि ये यही है कोबर का भूसंगति सिद्धांत। वही बात कि यहाँ पर सकरे, पतले, सकरे, छिछले और जो है लंबे, ठीक है, सकरे, छिछले, लंबे जलीय भाग में अवसाद जमा होता गया। अवसाद की वजह से अवतलन हुआ, अवतलन हो ही रहा था। दोनों किनारों से एक जो है दबाव पड़ता है दोनों प्लेटों का, जिससे इसमें उभार आता है। तो सबसे पहले हमारा बृहद हिमालय तैयार हुआ, इसके बाद लघु हिमालय, इसके बाद शिवालिक हिमालय। तो कहा जाता है कि आज भी हिमालय में जो है उसकी ऊंचाई निरंतर बढ़ रही है। ठीक है, तो हिमालय की निरंतर ऊंचाई बढ़ रही है, तो इस बात का भी कुछ प्रमाण होना चाहिए। क्या प्रमाण है? कैसे हम लोग कहेंगे कि हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है? तो इसके लिए 2-3 प्रमाण है। जैसे आप देखेंगे कि हिमालय वाले क्षेत्र में लगातार भूकंप आते हैं। भूकंप आने का मतलब है कि नीचे वाली प्लेटें जो है वो स्थिर नहीं है, अर्थात गतिशील है। गति, जब वो थोड़ा सा गति करती हैं तो ऊपर कंपन पैदा कर देती हैं, जिसे हम लोग कहते हैं भूकंप। अर्थात इससे यह सिद्ध हो रहा है कि प्लेटें गति कर रही हैं, यानी कि इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट को लगातार दबाव कर रही है। इस वजह से हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है। ठीक है, तो ये कहा रहा है। दूसरी चीज क्या हो सकती है? दूसरी चीज जो होती है, यहाँ पर नदियां, जो पूर्ववर्ती नदियां हैं, वो लगातार अपने मार्ग को जो है परिवर्तित कर रही हैं। तो लगातार जो है अपने मार्ग को परिवर्तित करने का मतलब है कि हिमालय भी जो है लगातार वहां उठ रहा है। ठीक है, तीसरा कारण ये हो सकता है, तीसरा कारण ये भी है कि पीर पंजाल श्रेणी को आप लोग को बताएंगे। पीर पंजाल श्रेणी वो हमारा लघु या मध्य हिमालय पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में। तो पीर पंजाल श्रेणी में जो है झीलीय निक्षेप, जिसे करेवा नाम देते हैं, करेवा जो है पाई जा रही है। करेवा भी ये दर्शा रहा है कि हिमालय की उत्पत्ति जो है लगातार होती है। ये सब रीजन रहे, हम लोग धीरे धीरे जो है देखेंगे कि हिमालय जो है लगातार अभी भी वो अपनी ऊंचाई में वृद्धि कर रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हिमालय उत्तरोत्तर आज भी वृद्धि की ओर, मतलब उसकी ऊंचाई लगातार बढ़ रही है। तो एक चीज और हम देखेंगे कि हिमालय में हमने देख लिया कि ये बृहद हिमालय है, लघु हिमालय है, फिर इसके बाद शिवालिक हिमालय है। तो आप देखेंगे कि ये वाला पश्चिमी सिरा है। ठीक है, इधर का जो भाग है इसे पश्चिमी हिमालय, और इधर जो है उसको पूर्वी हिमालय हम लोग कहेंगे। तो इसको पूर्वी हिमालय कहेंगे, जबकि इसको पश्चिमी हिमालय कहेंगे। तो यहाँ पर जो दबाव पड़ रहा है वो लगातार दबाव जो है इस वाले हिस्से में आप दबाव ज्यादा देखेंगे। ध्यान दीजिए इस बात को कि आप देखेंगे इस वाले हिस्से में दबाव बहुत ज्यादा है, अपेक्षाकृत यहाँ कम दबाव है। इधर की साइड में, मतलब पश्चिम वाले साइड में कम दबाव है और पूरब वाले साइड में ज्यादा दबाव है। तो हमने कहा कि ना इंडियन प्लेट जो है उत्तर पूर्व की दिशा में ज्यादातर, ये वाला हिस्सा देखिए उत्तर पूर्व वाला है। ठीक है, उत्तर पूर्व की दिशा में बहुत ज्यादा दबाव डाल रही है। इस वजह से आप जब भी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे दबाव की वजह से ये वाला सिरा ज्यादा घुस गया है। ठीक है, अगर ये सिरा ज्यादा घुस गया है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, और पूरब साइड में अगर प्रेशर ज्यादा है तो जाहिर सी बात है वहां हिमालय की ऊंचाई ज्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि हिमालय पश्चिम की तरफ जो है चौड़ा है और पूरब की तरफ ज्यादा कम चौड़ा है। ठीक है, यहाँ पे कम चौड़ा है लेकिन ऊंचाई इधर ज्यादा है, यहाँ पर ऊंचाई कम है। ये बहुत बड़ा रीजन है। ठीक है, तो आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हिमालय पूरब की तरफ ज्यादा ऊंचा है
कि पश्चिम की तरफ? तो आप बेफिक्र होकर बताइएगा कि हिमालय जो है पूरब की तरफ अधिक ऊंचा है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि चौड़ाई किधर ज्यादा है, तो आमतौर पे चौड़ाई पश्चिम की तरफ ज्यादा है और पूरब की तरफ चौड़ाई कम है। तो ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, इस बात को आप लोग क्लियर करिएगा। तो हम आपको जो है यहाँ पर कोबर की भूसन्नति सिद्धांत में 2-4 पॉइंट नोट करवाएंगे, तो आप लोग जो है इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए जो है, अब इसको नोट करते हैं हम लोग। ठीक है, 2-3 पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ पे नोट करिए, वर्तमान में हिमालय के स्थान पर, हिमालय के स्थान पर टेथिस सागर, टेथिस, इसको मिटा देंगे, टेथिस सागर हुआ करता था। ठीक है, वही बात हम लोग नोट करेंगे, हुआ करता था। इसके मतलब इस टेथिस सागर के उत्तर में, इस टेथिस सागर में पूरा, टेथिस सागर के उत्तर में, अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन। ठीक है, और दक्षिण में गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। ठीक है, ब्रैकेट में यहां पर लिख दियो भारतीय के टकराव से टेथिस सागर में अवतलन हुई। ठीक है, जिससे मोड़दार पर्वतों के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ। ठीक है, तो अवतलन हुआ, हमने ये बात बताए थे कि अवतलित हुआ, अवतलित होने के बाद उस पर प्रेशर पड़ा, फिर इसके बाद जो है धीरे धीरे मोड़दार पर्वतों के निर्माण की प्रक्रिया चालू हुई। तो सबसे पहले बृहद हिमालय बना था, तो आम बात है, आप लोग इसको समझ ही जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रक्रिया हुई थी, इसी वजह से हिमालय मतलब प्रक्रिया प्रारंभ हुई और पर्वतों का निर्माण हुआ। ठीक है, इस प्रक्रिया में इस पॉइंट को लिखिए, इसमें सबसे पहले बृहद हिमालय तत्पश्चात लघु एवं शिवालिक हिमालय बना। ठीक है, शिवालिक हिमालय बना। तो इतना प्रक्रिया रही है, थोड़ा सा और कोबर की भूसन्नति सिद्धांत में है, तो हम उसको और देख लेते हैं। तब तक आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमें मिटाना पड़ेगा, मिटा के फिर बताते हैं। यार कभी कभी ये कथन पूछ लेता है कि कथन किसका है, तो आप लोग समझते रहिएगा कि कोबर महोदय ने भूसन्नतियों को
पर्वतों का पालना। ठीक है, तो निर्माण हो ही गया, इतना तो आप लोग समझ ही गए। हमने यहाँ पर डिटेल्स से आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, तो अब जो है ये कथन है, कथन पूछा जाता है कभी कभी, तो आप जानते रहिए कि कथन क्या है। तो यहाँ पर जो है कोबर ने जो है, कोबर ने भूसन्नतियों को पर्वतों का पालना, पर्वतों का पालना कहा, कहा पालना। कोबर ने, कोबर ने भूसन्नतियों का पर्वतों का पालना, पर्वतों का पालना का मतलब जैसे बच्चे होते हैं, बच्चों को जो है एक झूला भी झुलाया जाता है, उनको जन्म होते ही उनको एक पालना में रखा जाता है, धीरे 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 धीरे। तो वही प्रक्रिया यहाँ पर है। तो पर्वत को जो है जन्म स्थली है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी नोट कर सकते हैं, इसे, इसे पर्वतों का गर्भगृह, गर्भगृह या जन्म स्थली, स्थली भी कहा जाता है, कहा जाता। तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो समझ ही गए होंगे कि जो भूसन्नतियां हैं, भूसन्नतियां क्या है, फिर से एक बार समझ लीजिए कि भूसन्नतियां क्या है। भूसन्नति का मतलब होता है कि ये एक ऐसा जलीय क्षेत्र होता है, सागरीय क्षेत्र है जो छिछला है, बहुत ज्यादा उसमें पानी नहीं है, थोड़ा सकरा है, बहुत ज्यादा फैलाव नहीं है, और जो है लंबा है। ठीक है, उसमें गाद अवसाद ये सब जमा होते हैं, यही चीज भूसन्नति कहलाती है। भूसन्नति को समझते रहिए, इसको अंग्रेजी में जियो सिंक्लाइन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, जियो सिंक्लाइन का। तो ये स्थितियां रही ओबर का भूसन्नति सिद्धांत। तो आपने ओबर के भूसन्नति सिद्धांत को भली भांति समझ लिए हैं। इसके बाद अब इसमें जो है प्लेट, हैरी हेंस का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत भी है। ठीक है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में कुछ ज्यादा नहीं है, बस हमने ये बताया है कि जो प्लेट, हैरी हेंस ने बताया है कि प्लेटें जो है एक दूसरे की तरह इधर, मतलब भारतीय प्लेट जो है जो गति कर रही है। ठीक है, यही प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत था। तो हालांकि वो इसमें आ गया है, कोई जरूरत नहीं है इसको अलग से व्याख्या करने की। जब हम प्लेट टेक्टोनिक आप लोगों को पढ़ाएंगे तो इस बात का वहां जिक्र कर देंगे। तो यही प्लेटों का गति करना ही प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत के अंतर्गत आता है, जिसको हैरी हेंस महोदय ने प्रस्तुत किया। हालांकि इस सिद्धांत को बेगलर महोदय ले लिया था, बाद में जो है हैरी हेंस ने इसकी विस्तृत व्याख्या की थी। ठीक है, तो ये क्लास काफी लंबा हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि ये बात आप लोगों को बढ़िया से कायदे से समझ में आ गई होगी। अच्छा, आप लोगों को हमारा ये क्लास या हमारा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया आप लोग जो है कमेंट करके हमें हमारा ये उत्साहवर्धन कीजिए कि आप लोगों को हमारा क्लास बहुत पसंद आ रहा है। अगर ना भी पसंद आ रहा फिर भी कमेंट करके बताइए कि हमें ये चीज़, इसमें और सुधार की जरूरत है। तो हम प्रयास करें कि उसमें कुछ सुधार करेंगे, ताकि हम आप लोगों के लिए कुछ बेहतर से बेहतरीन दे सकें। हम अपना क्लास यहीं पे रखेंगे।